कहते हैं पहली खबर के साथ। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें देश के अर्थव्यवस्था से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई अहम मसलों पर विस्तार से बात की गई है। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सिस्टम पर कहा है कि एनडीए की सरकार ने अपने पहले कार्य बैंकों की स्थिति को ज़्यादा मजबूत बनाने का काम किया है अपने पहले कार्यकाल में, और आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा कि बैंक निजी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ज़्यादा पूंजी का सहयोग करें और अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की क्षमता का भरपूर उपयोग हो, इसके लिए सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के मुकाबले मजबूती से खड़ा होगा। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के मसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई मंचों पर होने वाली बहस में आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को लेकर ही चर्चा है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। विकास के मामले में देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान सरकार के स्तर, गति और दिशा ने कामकाज को आंकने के नए मानक तय किए हैं। एंटरप्रेन्योर को देश का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को कारोबार करने के लिए माहौल और बेहतर बनाएगी और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि IIM, IIT और एम्स जैसे शीर्ष संस्थानों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को न सिर्फ बेहतर शिक्षा मिलेगी बल्कि कामकाज के लिए वहाँ बेहतर माहौल बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की योजनाओं से घाटी के विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय खुले वातावरण में बढ़ना जरूरी है ताकि घाटी के युवाओं को बेहतर अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की अपील के बाद कई कारोबारी घरानों ने घाटी में निवेश करने की इच्छा जताई है। और आइए इस इंटरव्यू से जुड़ी हुई ज़्यादा चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन गौर, जो कि ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा के, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ स्वागत है आपका रोशन जी। सबसे पहले इस इंटरव्यू के हम मायने समझने की कोशिश करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात की गई है, अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की भी बात कही, लेकिन पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने इसे देश के विकास से जोड़कर अपनी बातें रखी हैं। क्या इस इंटरव्यू के मायने हैं? देखिए, जब ये सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया और ये सत्र आपने देखा होगा कि बहुत ही सफल रहा। करीबन 36 विधेयक लोकसभा से पास हुए, 27 राज्यसभा से पास हुए। तो जो विधायिक कार्य था वो पूरा हो गया और उसमें भी ऐतिहासिक निर्णय हुए, जैसे 3 तलाक बिल पास हुआ, आगे मोटर वाहन विधेयक पास हुआ, फिर आपका 370 अनुच्छेद का प्रावधान खत्म किया गया। तो जो पॉलिसी मेकिंग के स्तर पे बड़े बड़े डिसीजन हुए, लेकिन उसके बाद जो पिछले अगर आप 1 महीने या 2 महीने के आप देखें तो जो हमारा उद्योग है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कहीं स्लो डाउन की बात आ रही है और उद्योगपति बहुत परेशान है उसके लिए कि वो सरकार के पास आ रहे हैं, वो वित्त मंत्री से मिल रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने बेसिकली उन लोगों को विश्वास दिखाया है, उनमें उनको विश्वास पैदा करने की कोशिश की है कि अब जो हमने काम करना था कर दिया, अब हम अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देंगे। और उन्होंने गिनाए, जैसे निवेश, जो दीर्घकालीन निवेश की उन्होंने बात की, 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और निवेश का माहौल देश में पैदा करेंगे ताकि जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी FDI है या FIP है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खर्च कर सकें, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। उन पर विश्वास जताने की कोशिश की। फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो इसमें डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, उनके जो निर्माता हैं वो बहुत परेशान है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारा सेक्टर डाउन हो रहा है। अभी करीबन उनका 13% का डाउन हुआ है। तो उनमें भी विश्वास जताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो पेट्रोल और डीजल के हैं, वो एक साथ साथ चल सकते हैं। फिर उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के बारे में कहा कि ये बार बार बात आती है कि सरकार जो डिसीजन लेती है बैंकों के लिए, बैंकों में सरकार ने इतना ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया है, वो उसका लाभ आम आदमी को
उद्योगपतियों को या जो कर्ज लेने वाले हैं उनको नहीं दे पाती है। जैसे अभी हम रेपो रेट की बात करें तो करीबन 5.40 हो गया है, 5.40। इतना कम जब रेपो रेट हो गया है उसके बावजूद भी बैंकों ने पास ऑन नहीं किया है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंक उसको पास ऑन करे। फिर उन्होंने कहा कि अगर बैंक डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, आप उद्योगों के लिए दीजिए, क्योंकि सारा पैसा बैंकों के पास है और उद्योगपतियों को अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था हम बात करते हैं कि ग्रोथ होगी और करीबन $5 ट्रिलियन की हमने जो एक टारगेट रखा हुआ है फिर उसमें दिक्कत होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन्होंने निवेशकों को, देश को, उद्योगपतियों को एक विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि अब हम आपकी तरफ ध्यान देंगे, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी चिंताएं हैं और जो बार बार आप बयान दे रहे हैं, जो वित्त मंत्री से मिल रहे हैं, वहाँ हम ध्यान देंगे। बिल्कुल। और दो बहुत अच्छी बातें भी इस इंटरव्यू में रही। एक, उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं देश के, और दूसरा उन्होंने कहा कि घाटी में जो उद्योग घराने हैं वो निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो जो सबसे बड़ी दलील दी जा रही थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है और तरह तरह की समस्याएँ हैं, तो वो भी एक फॉरसाइट अब गवर्नमेंट का हमें दिख रहा है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का बयान है कि जिस दिन ये बिल पेश हुआ था और इस पर चर्चा हुई थी और होम मिनिस्टर ने इसमें बहुत लंबा, बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अभी जो कि माहौल नहीं है, आप जा नहीं सकते। जम्मू जब तक ये 370 अनुच्छेद है तब तक कोई भी भारतीय वहाँ पे निवेश नहीं कर सकता है, किसी को वहाँ पे बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो जब तक माहौल आप पैदा नहीं करेंगे तब तक लोग नहीं जाएंगे। जैसे ही 370 हटा, अब वो एक सामान्य राज्य की तरह हो गया कि जैसे कि हमारे दूसरे राज्य हैं, अब कोई भी वहाँ पे बिजनेस घराना जा सकता है। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की। जैसे पिछले हम एक हफ्ते की बात कर लें तो जितनी शांति वहाँ है, हालांकि अभी थोड़ा वहाँ पे सुरक्षा का वहाँ पे अभी थोड़ा सा कसा हुआ है, लेकिन जैसे इसमें सुरक्षा में ढील दी जाएगी और उसके बाद देखेंगे कि कितना वहाँ पे शांति कितनी होती है, फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, और जो निवेशक वहाँ जाएंगे, जो हमारे उद्योगपति जाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे हो, और जो वहाँ पे काम करने जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे, एक तो उद्योगपति जाएंगे, दूसरा वहाँ पे कामगार जाएंगे, जो हमारी फोर्स होगी, वर्क फोर्स, उनकी सुरक्षा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो तस्वीर अभी है जम्मू कश्मीर की, वो निश्चित तौर पर बदलेगी और हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया, बहुत ही आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री ने अपने इस साक्षात्कार से कि पूरी तरह से अब अर्थव्यवस्था पर ध्यान है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो खत्म हो चुका है सत्र की समाप्ति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरव्यू से जुड़ी अहम बातें हमें बताने के लिए। आइए छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे। ये आश्रम में रहने वाले और गांधी जी के अंतेवासी महादेव भाई एक बार 2 बाल्टी पानी से स्नान किया तो गांधी जी ने एक दिन उपवास रखा। गांधी जी को प्रश्न पूछा कि बापू आज आपने क्यों उपवास रखा है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि आज मैंने इसलिए उपवास रखा है कि महादेव भाई देसाई 2 बाल्टी पानी से स्नान किया है। 2 बाल्टी पानी से स्नान करने से पानी का व्यय हुआ। ये आदत देश की जनता की हो जाएगी तो देश में पानी का सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग का रविवार को विमोचन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए कैसे काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उसकी एक मिसाल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एम वेंकैया नायडू का जीवन विद्यार्थी काल से लेकर उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने तक राजनीति में काम करने वाले तमाम युवा कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है और उपराष्ट्रपति के जीवन से सीख लेकर वो अपने आप को आदर्श बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परिवार में जन्मे एम वेंकैया नायडू ने हमेशा देश, अपने राज्य और समाज के उत्थान को आगे रखते हुए काम किया। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग ये टाइटल एक पुस्तक का टाइटल नहीं है जो वेंकैया जी के
2 साल के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का डॉक्यूमेंटेशन है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये टाइटल श्री वेंकैया नायडू के जीवन का एक व्याख्या करता हुआ टाइटल है कि जीवन में सुनना, सीखना और समाज का नेतृत्व करना ये कैसे कर सकते हैं, इसका एक आदर्श श्री वेंकैया नायडू ने इस देश की युवा पीढ़ी के सामने रखा है। एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पदभार संभाला था। बीते 2 साल में उपराष्ट्रपति ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया। इस किताब में उपराष्ट्रपति के देश भर में लोगों से मिलने के उनके 330 प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां हैं। 2 साल के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 67 दीक्षांत समारोहों में शामिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। 35 मौकों पर उपराष्ट्रपति छात्रों से मुखातिब हुए और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बीते 2 साल में उपराष्ट्रपति ने 97 विज्ञान और तकनीक अनुसंधान संस्थान की यात्राएं की और इस दौरान 25 मौकों पर विशेष व्याख्यान भी दिए। विभिन्न क्षेत्रों में निपुण और होनहार लोगों को प्रोत्साहित करने से जुड़े 60 पुरस्कार समारोह में भी उपराष्ट्रपति शामिल हुए। उपराष्ट्रपति का संस्कृति और साहित्य से भी काफी लगाव है और बीते 2 साल में उन्होंने 52 किताबों का विमोचन भी किया। Today is a wonderful book published by Publication Division of Information and Broadcasting Ministry, Listening, Learning, Leading. I am very sure that the title must have been given by Vice President himself. Listening, Learning, Leading, it's not a photobiography. It is the collection of his engagement with various sectors in last 2 years as Vice President, foreign as well as national, as well as in the House. So all aspects of his activities are covered. And I must compliment my team in Publication Division also. They have brought out a very good book which you will cherish. किताब विमोचन कार्यक्रम का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानिस्वामी, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, विख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत, अखिल भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय प्रणाली और लोगों के बीच दूरी कम करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि देश के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होनी चाहिए ताकि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और लंबित मामलों की संख्या को सही समय पर खत्म किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने और मीडिया को निष्पक्ष और ईमानदार संदेशवाहक बने रहने के लिए भी कहा। उपराष्ट्रपति ने सुझाव अपने 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक विमोचन के मौके पर दिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायिक प्रणाली को लोगों के नजदीक लाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की जरूरत बताई है। उपराष्ट्रपति ने ये बात अपने 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक के विमोचन के मौके पर कही। चेन्नई में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केवल विधायिका और कार्यपालिका को ही लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं को भी लोगों के अधिक अनुकूल होना चाहिए। I think it's high time that more benches are created to reduce the huge dependency and expense. Third one is that it is heartening that the government have enhanced the number of judges in the Supreme Court by 10%, but I'm afraid it will still be inadequate. A number of civil and criminal cases have been pending over 25 years. सांसदों और विधायकों के खिलाफ चुनाव याचिका और आपराधिक मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसले करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के मामलों में विधायकों के पूरे कार्यकाल के दौरान भी अगर फैसला नहीं हो पाता तो ये चुनाव कानून के उद्देश्यों के खिलाफ है। उन्होंने दल बदल से जुड़े कानूनों में तेजी लाने और कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा करने की अपील की।
So I have been urging parliamentarians to refrain from such dysfunctional behavior. I have constantly reminded them of their duty and a unique opportunity to shape public discourse. I hope that all political parties will adopt a code of conduct for their legislators and contribute to policy making through informed discussions. Make their MPs, MLAs, public representatives behave in an ideal manner. This is my recommendation to the people and political parties across the country. मीडिया की भूमिका को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष चौकीदार और ईमानदार संदेश वाहक होना चाहिए। पत्रकारिता में जनता हित से जुड़े पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा जाना चाहिए। A free and vibrant media keeps democracy alive and can enrich the quality of life of people through information, education, entertainment, and insightful analysis. The technological advancement in recent years have brought unprecedented change in the media landscape. Social media, along with traditional press and TV, are having a profound influence on our lives and lifestyles, on our work and relationship. Like everything else in life, this transformation has the good, bad, and the ugly. You are seeing what is happening in the electronic media in some instances, what is happening in print media in some instances, what is happening in the social media also. Information is very important in this advancement of the civilization and development. Information with confirmation is more than an ammunition. डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसेंट्रलाइज और डिलीवर की वकालत करते हुए उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से सभी स्तरों पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने की अपील भी की। चेन्नई से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने को कहा है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में चीन के साथ भारत के संबंध इसी बात पर निर्भर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की यात्रा पर फिलहाल बीजिंग में हैं। सोमवार को उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में वो शामिल हुए। दोनों नेताओं के बीच आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को चीनी नेताओं को समझाने की कोशिश की कि बदलती दुनिया में भारत और चीन की बेहद अहम भूमिका है और ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे के संवेदनशील मुद्दों को समझने और उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि वो ना तो हमारे हितों को नुकसान पहुंचाएं और ना ही उससे उकसावे में किसी भी तरह का बल मिले। उन्होंने कहा कि दुनिया में स्थिरता के लिए भारत और चीन के बेहतर रिश्ते ज़रूरी हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके पहले चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं से सांस्कृतिक मुद्दों पर सहयोग के लिए बने उच्च आयोग की बैठक की अध्यक्षता भी की। दोनों नेताओं ने आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भारत में होने वाले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। The Wuhan summit has opened up a new world of convergences. Exploiting this and taking our ties to a new level will require strong public support in both societies. The media can make a major contribution to that goal. Excellency, ladies and gentlemen, Foreign Minister Wang Yi and I have just now co-chaired the second meeting of the high-level mechanism on cultural and people-to-people exchanges. The high-level mechanism was an outcome of the consensus reached between Prime Minister Modi and President Xi during their informal summit. It reflected our shared agreement that enhancing and strengthening cultural and people-to-people exchanges would contribute to overall development of our bilateral relations. We are of the view that guidance provided by our leaders is the most important guarantee for the growth of China-India relations, the most important political guarantee. It is especially important to maintain high-level engagement momentum, in particular, make good preparations for the second informal summit to ensure that China-India relations will continue to move forward along the right direction. We are of the view that to ensure the success of this high-level mechanism on people-to-people and cultural exchanges, the strategic economic dialogue, financial dialogue, and other important institutionalized dialogues are very important. We need to strengthen our cooperation mechanisms, including
more defense exchanges so that we can build more practical results. और अब बात करते हैं बाढ़ से जुड़ी हुई। देश के दक्षिण और पश्चिमी इलाके में बाढ़ से करीब 173 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और राहत और बचाव कार्य यहां तेज कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में बाढ़ से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने गृह मंत्री से 3,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है और ये जोर देकर कहा कि विस्थापितों का पुनर्वास और मवेशियों की जान बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बाढ़ से राज्य में लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। Flood situation in Karnataka and is completely satisfied. First, we requested about 10,000 crores loss, approximately. That may reach even 20-25,000 crores. Now we are requested for 3,000 crores immediate help for the Karnataka, and they are given the representation also. और उधर महाराष्ट्र में सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों की नदियों का जलस्तर कम होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। कर्नाटक में आलमाटी बांध से 5,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात बेहतर हुए हैं। उफान पर चल रही कृष्णा और पंचगंगा नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में रविवार को भारी बारिश नहीं हुई। इससे नदियों का जलस्तर 9 इंच से लेकर 1.5 फुट तक घट गया, लेकिन यह अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। और वहीं केरल की बात करें तो यहां मूसलाधार बारिश का कहर अब भी जारी है और बाढ़, भूस्खलन और बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की आज 100वीं जयंती है। डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी रुचि की सीमा और विस्तार और ऐसे तौर तरीकों से थे जिनमें उन्होंने अपने विचारों को संस्थाओं में परिवर्तित किया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। साराभाई को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में इसरो समेत कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान की उन्नति में विक्रम साराभाई के योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। वहीं विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर एक वीडियो संदेश साझा किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अहम योगदान है। उनके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रम लैंडर जब चंद्रमा पर लैंड करेगा तब 130 करोड़ भारतीयों की उन्हें एक विशेष श्रद्धांजलि होगी। अहमदाबाद में विक्रम साराभाई की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इसरो के चीफ के सिवन ने कहा कि उन्हें गर्व है कि इसरो और दूसरी वैज्ञानिक संस्थाएं अपने कार्यों के जरिए साराभाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 के 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की संभावना है और अंतरिक्ष यान 2 दिनों बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना शुरू करेगा। और अब बात बकरीद की करते हैं। ईद उल अजहा के त्योहार के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई उपायों की घोषणा की है जिनसे राज्य कर्मचारियों और आम जनता को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार जुटाया और मोबाइल वैन से लोगों के घर के पास ही उचित दामों पर सब्जियों, एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। श्रीनगर शहर में यातायात सामान्य के अलावा हवाई यातायात भी सामान्य रहा। छुट्टी के दिन भी बैंक खुले रहे। इस बीच श्रीनगर समेत अन्य शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे। वहीं श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन एक बार फिर से शुरू हो गई है। 14411 नंबर खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने परिवार के लिए मदद चाहिए। तो पूरे देश में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। बकरा ईद के मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। मस्जिदों में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस ईद को कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।